हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम हिस्ट्री माइनर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947, इसके यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास भी बीए प्रोग्राम सिक्स्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री माइनर में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यूनिट 2 में आपके 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपको पढ़ना है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। इसके अलावा यूनिट 2 में आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ना है कि ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल के अंदर यानी कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी भारत की, वो कैसी थी। ये सब यूनिट 2 में हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को। तो हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल स्टेट, मतलब कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, औपनिवेशिक काल था, तो उस दौरान भारत में अर्थव्यवस्था कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, भारत जो है उसमें अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन उस टाइम पर हुए, कौन कौन से नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े औपनिवेशिक शासन के। ठीक है, तो ये सभी हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं औपनिवेशिक काल के दौरान। तो अगर हम औपनिवेशिक काल यानी कि उपनिवेश के समय की बात करें, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस टाइम पर हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस पर काफ़ी गहरे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। ब्रिटिशर्स ने भारत का काफ़ी हद तक शोषण किया, आर्थिक रूप से भी भारत का उन्होंने शोषण किया। भारत के जो आर्थिक संसाधन थे उनका उपयोग किया अपने हितों की पूर्ति के लिए। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने भारत को अपने आर्थिक हितों के लिए एक उपनिवेश के रूप में उपयोग किया। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है कृषि पर निर्भरता। उस टाइम पर भारत में ज़्यादातर जो लोग थे, जनसंख्या का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा था वो क्या करता था, कृषि करता था, कृषि पर निर्भर थे लोग। ठीक है, हालांकि उस टाइम पर लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब कि अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करते थे। ठीक है, कुछ लोग होते थे उस टाइम पर जो कि सिर्फ अपने भोजन से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही फसल उगाते थे। तो इस तरीके से लोग जो थे वो कृषि पर निर्भर थे, खाद्यान्न फसलें उगाया करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन में तेज़ी से उद्योग खुलने लग गए। जब ब्रिटेन में तेज़ी से उद्योग खुले तो वहाँ पर डिमांड बढ़ी कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की। अब ब्रिटेन जो था वहाँ पर मशीनें तो आ गई थी, उद्योग खुल गए थे, लेकिन कच्चा माल, रॉ मटेरियल नहीं था। रॉ मटेरियल इन द सेंस कपड़े बनाने के लिए कपास की ज़रूरत होती है, जूट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरीके से रंग करने के लिए नील की ज़रूरत थी। वो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, वो सब वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि वो इंडिया में आएंगे। इंडिया में आकर उन्होंने क्या किया, व्यापार करना शुरू किया। वो आए थे व्यापार के लिए, लेकिन जब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था तथा भारत की राजनीतिक स्थिति देखी तो उन्होंने यहीं पर भारतीय संसाधनों का उपयोग करने के मन से उन्होंने यहीं पर अपना जो डेरा था वो स्थापित कर लिया। ठीक है, मतलब कि उन्होंने यहीं पर अपना सारा इंतज़ाम कर लिया। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किसानों को खाद्यान्न फसलें छोड़कर नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया, उन पर दबाव बनाया। ठीक है, मजबूर किया उन्हें कि वो नकदी फसलें उगाएं। नकदी फसलें वो फसल होती है जो कि खाने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती, जिसका व्यापार किया जाता है, जैसे जूट, कपास, नील, गन्ना। ठीक है, अब इनको ब्रिटेन में भेजा जाता था ताकि ब्रिटेन के उद्योगों की जो कच्चे माल से संबंधित डिमांड है, मांग है, उसकी पूर्ति की जा सके।
ठीक है। इससे क्या होता है, जब किसान खाद्यान्न फसलें छोड़कर नकदी फसलें उगाएंगे तो क्या होगा, खाद्यान्न फसलों की कमी हो जाएगी, खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाएगा, देश में भुखमरी व गरीबी बढ़ जाएगी। तो यही उस टाइम पर हुआ जब किसानों ने खाद्यान्न फसलें उगाना छोड़कर नकदी फसलें उगानी शुरू की, तो खाद्यान्न की कमी हो गई, अकाल पड़ गए। ठीक है, लोग भुखमरी से मरने लग गए, काफ़ी बार भुखमरी फैली एंड काफ़ी लोगों की जान भी गई उसमें। नेक्स्ट जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के उस टाइम पर स्थिति थी वो थी औद्योगिक ह्रास, मतलब कि उद्योगों का पतन। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो वो अपने साथ अपने तैयार माल को भी साथ में लेकर आए। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में मशीनों में बने कपड़े या अन्य वस्तुएं वो भारत में लाए बेचने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर वस्त्रों का उत्पादन हुआ था, निर्माण हुआ था, तो उसको बेचने के लिए कोई मार्केट चाहिए थी, बाज़ार चाहिए था, एंड बाज़ार उनको भारत से अच्छा कोई बाज़ार नहीं मिल सकता था। तो इसलिए उन्होंने अपने जितने भी मशीनीकृत वस्तुएं थी, वस्त्र थे, वो सारे भारत में लाकर बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन एक जो खास बात थी मशीनी उत्पादों की वो ये थी कि वो सस्ते होते थे। ठीक है, एंड उस टाइम पर अभी हमने पढ़ा भारत में गरीबी फैली हुई थी। ठीक है, लोग गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं को खरीदने के लिए मजबूर थे, क्योंकि वो कम कीमत पर उनको मिल गए थे। जबकि भारत में जो हस्तशिल्प आधारित वस्तुएं थी उनका महंगा मूल्य होता था, वो महंगी होती थी, उनको सिर्फ राजघराने, राजा इत्यादि ही खरीद सकते थे। ठीक है, जो आम नागरिक थे उनके बस की बात नहीं थी हस्तशिल्प या हाथों से बने हुए वस्तुओं को खरीदना। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश में उत्पादित सस्ते मूल्य वाली वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया। अब जब भारत में कोई पारंपरिक हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुओं को खरीदने वाला ही नहीं होगा, तो वो जो हस्तशिल्प उद्योग है उनका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो यही उस टाइम पर हुआ। ठीक है, क्योंकि भारत में जो रियासतें थी, जो राजा महाराजा थे, वो भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के कारण गरीब होना शुरू हो गए, वो भी आर्थिक रूप से काफ़ी तंगी में आ गए। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी पारंपरिक हस्तशिल्प तथा कपड़ा उद्योग, जो भारत के कपड़ा उद्योग थे, वहाँ पर हाथ से बने हुए कपड़े तथा हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने की स्थिति में कोई भी नहीं था, क्योंकि उनका मूल्य ज़्यादा होता था, वो महंगे होते थे। ठीक है, भारत का पारंपरिक हस्तशिल्प व कपड़ा उद्योग जो था वो ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। सस्ते ब्रिटिश सामान ने भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया, जिससे कारीगर तथा मजदूरों की आजीविका, रोजी रोटी छिन गई। नेक्स्ट आता है कच्चे माल की निकासी। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, हमारे भारत में जो फसल होती थी वहाँ से कच्चे माल को प्राप्त करते थे, जैसे कपास, जूट, नील, इन सबको कच्चे माल के रूप में प्राप्त करके अपने देश ब्रिटेन में भेज देते थे। ठीक है, एंड ब्रिटिश जो उद्योग थे वहाँ पर उस कच्चे माल को तैयार करके उससे अपना सामान बनाकर, वस्तुएं बनाकर या वस्त्र बनाकर उसको वापस भारत में बाज़ारों में बेचने के लिए भेज देते थे। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, भारत को एक कच्चे माल के स्रोत के रूप में वो देखते थे। ठीक है, जहाँ से उनको कच्चा माल प्राप्त हो रहा था। ब्रिटिश शासक भारत से कच्चे माल को मुफ्त में निर्यात करते थे, बिना किसी शुल्क के निर्यात करते थे ब्रिटेन में, एंड ब्रिटेन से तैयार माल को भारत के बाज़ारों में आयात करते थे बिना किसी शुल्क के। ठीक है, इस तरीके से उनका दोहरा फ़ायदा हो रहा था। भारत से कच्चा माल वो सस्ते दामों पर ब्रिटेन में लेकर जाते थे, उद्योगों में इस्तेमाल करते थे, तथा जो तैयार वस्तुएं होती थी, तैयार माल होता था, उसको भारत में दोबारा बेचने के लिए ले आते थे। इससे उनको कच्चा माल भी मिल रहा था, साथ में तैयार सामान को बेचने के लिए एक बाज़ार भी मिल रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाया। नेक्स्ट आता है रेलवे तथा बुनियादी ढांचा। अब ब्रिटिशर्स जो थे, अगर उनको भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चालू रखना है और अच्छे से चलाना है, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अच्छे से पूरा करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो भारत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें।
ठीक है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी आधारभूत संरचना वो निर्मित करें जिससे उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ तेज़ी से उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ पूरी हो सकें। तो इसके लिए उन्होंने रेलवे तथा बंदरगाहों का विकास किया, इसका उद्देश्य है, लेकिन उन्होंने भारत की भलाई के लिए ये सब नहीं किया था। इसका उद्देश्य भारत की भलाई करना नहीं था। ये सब उन्होंने भारत की भलाई के लिए या भारत के विकास के लिए नहीं किया था, बल्कि ये सब उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अच्छे से चलाने के लिए किया था, ताकि उनकी व्यापारिक गतिविधियों में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो अगर भारत से कच्चे माल को ब्रिटेन में भेजना चाहते हैं तो उनको बंदरगाहों का विकास करना होगा, क्योंकि जहाज़ों के ज़रिए ही कच्चा माल ब्रिटेन तक पहुंचाया जाता था। तो इसके लिए बंदरगाह विकसित करना बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हमको तैयार सामान को, जो ब्रिटेन से सामान आया है, उसको पूरे भारत में पहुंचाना है बेचने के लिए, तो उसके लिए एक रेलवे का साधन बहुत ही अच्छा उन्होंने महसूस किया, क्योंकि रेलवे जो था ये सारे राज्यों को कनेक्ट कर सकता था, जोड़ सकता था। एंड रेलवे के ज़रिए ब्रिटिशर्स जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य में भारत में हर जगह अपना तैयार सामान, तैयार माल भेज सकते थे बेचने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बंदरगाह विकसित किए तथा रेलवे विकसित किया, ताकि उनकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो सकें, ठीक है। ये सब उन्होंने ब्रिटिश सामानों को आंतरिक बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए किया तथा भारत में अलग अलग राज्यों से कच्चा माल लेकर ब्रिटेन तक आसानी से पहुंचाने के लिए ये सब उन्होंने विकसित किया। तो उन्होंने एक रेलवे व बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान दिया। नेक्स्ट आता है करों का बोझ। किसानों तथा आम जनता पर उन्होंने भारी कर लगाए, टैक्स लगाया, ठीक है। जमींदारी प्रथा के तहत किसानों से जबरन टैक्स वसूली की जाती थी, राजस्व कलेक्ट किया जाता था। अब किसानों से अगर ज़बरदस्ती लगान वसूला जाएगा तो क्या होगा, किसान जो है वो आर्थिक रूप से और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर आर्थिक बोझ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या करते थे किसान, कर्ज लेते थे, एंड अगर वो कर्ज लेते थे तो वो उस कर्ज के चंगुल में बुरी तरीके से फंस जाते थे। तो इस तरीके से करों का बोझ सीधे सीधे किसानों पर, आम जनता पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए। आयात निर्यात असंतुलन। अब देखिए उस टाइम पर क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत से कच्चा माल सस्ते मूल्य पर ब्रिटेन में भेजते थे तथा जो तैयार माल था उसको उच्च दाम पर भारत में बेचते थे। इस प्रक्रिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया, ठीक है। हालांकि उस टाइम पर भारत का निर्यात बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल भेजा जाता था विदेशों में, ब्रिटेन में। लेकिन वो जो कच्चा माल था वो बिना किसी एक्सपोर्ट टैक्स के, बिना किसी निर्यात शुल्क के भेजा जाता था। कोई भी निर्यात शुल्क उस पर नहीं लगता था, ठीक है। सस्ते दामों पर वो कच्चा माल ब्रिटेन में भेजते थे तथा ब्रिटेन से जो वस्तुएं आती थी वो उनको बाज़ारों में बेचते थे, तैयार माल को बाज़ारों में, भारत के बाज़ारों में बेचते थे। गरीबी और भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, बार बार अकाल पड़ गए थे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। जो किसान थे उनको फोर्स किया गया कि वो खाद्यान्न फसलें ना उगाएं, नकदी फसलें उगाएं। एंड जब उन्होंने नकदी फसलें उगानी शुरू की, जब किसानों ने नकदी फसलें उगाना स्टार्ट किया, तो इससे क्या हुआ, इससे खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई, अकाल पड़ने लग गए, लोग भुखमरी का शिकार होने लग गए, ठीक है। इस तरीके से औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया गया, शोषण किया गया, जिससे यह कमज़ोर व पिछड़ी हुई रह गई। यह केवल ब्रिटेन के आर्थिक लाभ के लिए काम करने वाली एक उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था बन गई। भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था बना दिया जो मात्र ब्रिटिशर्स के लाभ के लिए संचालित हो रही थी, ठीक है, जिसका कोई भी विकास नहीं हो रहा था। अब यूनिट 2 का हमारा सेकंड टॉपिक आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि धन निकासी का सिद्धांत। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल गया, धन निकासी मतलब धन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, एग्जिट। जैसे एग्जिट का मतलब निकासी होता है, ठीक है, वैसे ही धन निकासी हो गई थी, मतलब कि मनी एग्जिट हो रहा था। हमारे देश से जो धन था वो ब्रिटिशर्स अपने देश में भेज गए थे। तो ये सब कैसे होगा था, हाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज कंडक्टेड, तो आइए वो जानते हैं।
तो जैसे कि आपको पता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक काल में बहुत ज़्यादा दोहन किया गया, शोषण किया गया। अब उस टाइम पर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अर्थशास्त्र की पूरी नॉलेज रख रखी थी, उनके पास पूरी नॉलेज थी इकोनॉमी की, अर्थशास्त्र की। एंड इसी वजह से उन्होंने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया, उस पर स्टडी की। ठीक है, जब दादा भाई नौरोजी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकोनॉमी पर स्टडी की, तो उनको ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नजर आया। ये जो धन निकासी का सिद्धांत था, ये दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है, मतलब कि गरीबी और औपनिवेशिक शासन या ब्रिटिश शासन। उन्होंने ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निकासी का सिद्धांत दिया। आइए अब देखते हैं उन्होंने इस सिद्धांत में क्या क्या मुख्य बातें रखी। पहला है धन का ब्रिटेन हस्तांतरण। जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने कहा कि भारत के धन का डायरेक्टली ब्रिटेन में हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश सरकार जो थी वो क्या कर रही थी, भारत में उत्पादित धन को, संसाधनों को ब्रिटेन में भेज रही थी, जिससे भारत धीरे धीरे गरीब होता गया। भारत की जीडीपी बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि भारत में अब उत्पादन हो ही नहीं रहा था। भारत सिर्फ क्या कर रहा था, भारत सिर्फ ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं को खरीद रहा था, जो कि मशीनीकृत थी। भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, जो हस्तशिल्प उद्योग थे भारत के, वो बंद होने लग गए थे। तो इस तरीके से भारत की जो जीडीपी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, भारत के धन को, भारत के संसाधनों को, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, कच्चा माल जो होता था, उन सबको वो अपने देश ब्रिटेन में भेज रही थी। इससे क्या हुआ, भारत जो है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा गरीब होता गया। भारतीयों से वो भारी कर वसूलते थे, राजस्व एकत्र करते थे, एंड उस धन का उपयोग ब्रिटिश शासक तथा अधिकारियों को वेतन व पेंशन देने के लिए किया जाता था। अब वो क्या कर रहे थे, भारत से ही धन ले रहे थे, एंड उसी धन को वो पेंशन या सैलरी के रूप में ब्रिटिश शासकों व अधिकारियों को दे रहे थे। तो इससे क्या होगा था, जो धन है उसकी निकासी हो गई थी। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, भारत से ही पैसे लेकर खुद के जो एम्प्लॉयज़ थे, अपने जो अधिकारी थे, जो कि ब्रिटेन के अधिकारी थे, उन्हीं को वेतन देने का काम कर रहे थे भारत के धन से। ठीक है, व्यापारिक शोषण। भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर निर्यात किया जाता था, तैयार माल महंगे दामों पर भारत में बाजारों में बेचा जाता था। तो इस तरीके से व्यापारिक शोषण हो रहा था। सैन्य खर्च। अब भारत जो है यहाँ पर किसानों से तथा जो आम जनता थी उनसे ब्रिटिशर्स क्या ले गए थे, राजस्व ले गए थे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, टैक्स कलेक्ट करते थे, एंड वो जो राजस्व था वो कलेक्ट करने के बाद, राजस्व एकत्र करने के बाद ब्रिटिशर्स के पास बहुत बड़ी मात्रा में धन आ जाता था। ठीक है, क्योंकि भारत की आबादी उस टाइम पर काफ़ी थी, एंड इतने सारे लोगों से अगर टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो भी इतनी हाई रेट पर टैक्स वो वसूल कर रहे थे, इतनी ज़्यादा दरों पर वो कर की वसूली कर रहे थे, तो उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता था भारत के राजस्व से। ठीक है, अगर हम अंग्रेज़ों की उस टाइम पर इनकम का या रिवेन्यू का मेन सोर्स देखें, तो जो राजस्व था यानी कि टैक्स कलेक्शन था, वो ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था उस टाइम पर। ठीक है, एंड राजस्व से एक बड़ा हिस्सा उनके पास आ जाता था धन का। राजस्व का जो हिस्सा था उसको वो अपने ब्रिटिश अधिकारियों को पैसे देने में, वेतन देने में, ठीक है, तथा ब्रिटिश सेना पर खर्च करने में उपयोग कर रहे थे। एंड जो ब्रिटिश सेना थी उसका जितना भी खर्चा था, ब्रिटिश सेना के रहने का, खाने का, हथियारों का जितना भी खर्चा था, वो सारा भारत के राजस्व के पैसों से ही किया जाता था। एंड वो जो ब्रिटिश सेना थी वो क्या करती थी, भारत के बाहर के युद्धों में शामिल होती थी। तो इस तरीके से भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा था ब्रिटिश सेना पर खर्च करने में। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर भारत के राजस्व का बड़ा हिस्सा किस पर खर्च किया जा रहा था, ब्रिटिश सेना पर खर्च किया जा रहा था। तो इस तरीके से भी क्या हो गई थी, धन की निकासी हो गई थी। भारत में निवेश की कमी। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत से धन ले रहे थे, राजस्व वसूल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भारत के विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसका उपयोग उन्होंने ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के लिए किया। भारत में उन्होंने हालांकि कुछ विकास किया, जैसे रेलवे,
टेलीग्राफ या फिर टेलीग्राम सर्विसेज, या फिर अगर हम बोलें बंदरगाह, ठीक है, इन सब का कुछ हद तक उन्होंने विकास किया। लेकिन ये जो विकास हुआ था, ये विकास सिर्फ अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए ही उन्होंने किया था, एंड ये भी ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं था। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उनकी व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना था। तो इस तरीके से उन्होंने भारत में काफ़ी कम निवेश किया, एंड ज़्यादा निवेश उन्होंने ब्रिटेन में अपने औद्योगिक विकास के लिए किया। परिणाम देखिए इसका क्या हुआ। धन निकासी ने भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा गरीब बना दिया, जिससे औद्योगिक व सामाजिक विकास में बाधा आ गई। ठीक है, जब ये धन निकासी हुई तो भारत जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। भारतीयों के पास जो पैसे थे वो सारे राजस्व को देने में ही चले गए। ठीक है, राजस्व के भुगतान में ही भारतीयों के सारे पैसे चले गए, उनके पास कुछ नहीं बचा। लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते गए। ठीक है, जिससे औद्योगिक व सामाजिक विकास जो है वो भी बाधित हो गया। तो इस तरीके से उस टाइम पर भारत की अर्थव्यवस्था चल रही थी, एंड भारत में धन निकासी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। ठीक है, अब यूनिट 2 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सप्लेन मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। मतलब औपनिवेशिक शासन काल के दौरान आधुनिक औद्योगिकरण तथा उद्योग। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनियल रूल में यानी कि औपनिवेशिक शासन काल में आधुनिक उद्योगीकरण कैसे हुआ भारत में, आइए ये जानते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान आधुनिक उद्योग या औद्योगीकरण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत सीमित थी। बहुत कम स्तर पर उद्योग भारत में खुल गए थे, बल्कि जो पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग थे वो तो बंद भी हो गए थे, क्योंकि वो अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश मेड गुड्स से। ठीक है, मतलब कि ब्रिटेन में मशीनीकृत जो उत्पाद थे उनसे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन से जो तैयार माल आ रहा था जो कि मशीनीकृत होता था वो सस्ता होता था, जबकि हस्तशिल्प जो वस्तुएं थी वो महंगी होती थी। तो इस तरीके से वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से भारत के उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ हद तक क्या हुआ, आधुनिक उद्योग तथा औद्योगिकरण भारत में हो रहा था, लेकिन बहुत ही सीमित स्तर पर। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ब्रिटिश आर्थिक व राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ही विकसित की गई थी। कुछ उद्योग जो भारत में खुले थे आधुनिक समय में वो भी ब्रिटेन या ब्रिटिश आर्थिक व राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ही विकसित हुए थे। ब्रिटिशर्स के जो आर्थिक हित थे, उनके जो फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, उनको फुलफिल करने के लिए ही इन उद्योगों का विकास किया गया। इसका उद्देश्य भारत को कच्चे माल के स्रोत तथा तैयार माल के लिए बाजार के रूप में उपयोग करना था। जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारत में जो उद्योग खोले वो भी उन्होंने सिर्फ इसलिए खोले ताकि उनको फ़ायदा मिल सके, ताकि उनकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो सकें। आइए अब देखते हैं भारत में औद्योगिकरण की क्या क्या सीमाएं थीं। भारत में औद्योगिकरण हुआ, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं था, बहुत ही सीमित स्तर पर था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिशर्स जो थे, उनका मुख्य जो ध्यान था, उनका जो मेन फोकस था, प्राइमरी फोकस था, वो किस पर था, भारत को उपनिवेश बनाकर रखने पर था। ठीक है, वो चाहते थे कि भारत हमेशा उनका गुलाम रहे। परंपरागत कुटीर उद्योग जो थे यानी कि हस्तशिल्प उद्योग जो थे, जैसे वस्त्र तथा अन्य हस्तशिल्प उद्योग, वो धीरे धीरे बंद होने लग गए, नष्ट होने लग गए, क्योंकि वो ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। औद्योगिक विकास भारत में जो हुआ वो सिर्फ उन क्षेत्रों तक सीमित था जो ब्रिटिश व्यापार के लिए लाभदायक थे, जैसे रेलवे, बंदरगाह, चाय कॉफ़ी के बागान। तो इन सब के लिए ही उद्योगों का निर्माण काफ़ी सीमित स्तर पर किया गया। अब जैसे ये कॉमन सी बात है, अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, भारत में आकर रेलवे लाइन स्टार्ट की, बंदरगाह बनाए। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, रॉ मटेरियल का यूज़ करके पटरियाँ बनानी होगी। अगर उनको रेलवे लाइन बिछानी है तो उसके लिए पटरी बनानी होगी जो कि लोहे से बनती है। तो इसके लिए उनको भारत में उद्योग बनाने होंगे, भारत में उद्योग उनको खोलने होंगे। ठीक है, तो इसीलिए औद्योगिक विकास उन्होंने भारत में किया, कुछ हद तक औद्योगिक विकास किया, लेकिन वो सीमित था,
तथा वो सिर्फ इसलिए था ताकि रेलवे, बंदरगाह व चाय, कॉफ़ी इत्यादि के बागान सुचारू रूप से चलाए जा सकें, ताकि ब्रिटिश व्यापार हमेशा ऐसे ही समृद्ध रहे, ताकि ब्रिटिश व्यापार जो है उसको फ़ायदा हो सके। तो इसी उद्देश्य से भारत में कुछ हद तक औद्योगिक विकास किया गया। ठीक है। आधुनिक उद्योगों यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई। 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग स्थापित हुए थे, जैसे टेक्सटाइल उद्योग जो कि मुंबई एंड अहमदाबाद में स्थापित हुए। जूट उद्योग भी स्थापित किए गए जो कि जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे बंगाल में। ठीक है। लोहे व इस्पात उद्योग यानी कि टिस्को, इसकी भी स्थापना हुई थी। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है। 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, टिस्को की स्थापना हुई। ये लोहे व इस्पात का उद्योग था जो कि काफ़ी मुख्य था। इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था रेलवे के विकास में, क्योंकि रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए था, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कुछ टिस्को ने ही प्रोवाइड करवाया था। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने अपने व्यापार तथा प्रशासनिक नियंत्रण के लिए क्या किया, भारत में कुछ हद तक औद्योगिक विकास किया। ठीक है। औद्योगिकरण का प्रभाव देखिए भारत में क्या हुआ। भारतीय समाज पर ब्रिटिश उद्योगों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कई कारीगर बेरोजगार हो गए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लग गई। औद्योगिक विकास, भारत में जो औद्योगिकरण हुआ था उसका कुछ हद तक नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला, लेकिन कुछ हद तक इसका सकारात्मक प्रभाव भी रहा, जैसे रेलवे लाइन का भारत में विकास हो गया। ठीक है। हालांकि अब ये जो औद्योगिक विकास हुआ था इसने भारतीय पूंजीपतियों को प्रेरित किया, जैसे जमशेदजी टाटा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो कुछ प्रमुख भारतीय पूंजीपति थे, इनको इसने प्रेरित किया कि ये और भी ज़्यादा औद्योगिक विकास करें। ठीक है। भारत के औद्योगिक केंद्रों का भी विकास धीरे धीरे होने लग गया, जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास। आइए अब देखते हैं ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो औद्योगिकरण हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश आर्थिक हितों के अधीन बनाए रखना, भारत को एक उपनिवेश के रूप में हमेशा संचालित करते रहना, प्रयोग करते रहना, तथा ब्रिटिशों ने भारत में औद्योगिक उत्पादन की बजाय कच्चे माल के निर्यात को भी प्राथमिकता दी। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो भी किया वो सब अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए ही किया। ठीक है। चाहे वो कच्चे माल का निर्यात हो, चाहे वो तैयार वस्तुओं का आयात हो, या फिर वो औद्योगिकरण हो। ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने हितों के लिए, अपने हित की पूर्ति के लिए ही किया, तथा उनका एक ही उद्देश्य था कि वो हमेशा भारत को एक उपनिवेश के रूप में प्रयोग करते रहे, इस्तेमाल करते रहे। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत में औद्योगिकरण का उद्देश्य है भारत को एक आर्थिक उपनिवेश बनाए रखना था। हालांकि कुछ उद्योग स्थापित हुए, लेकिन उनका विकास असंतुलित था। ठीक है। जो भी उद्योग स्थापित हुए भारत में, उनको सिर्फ एक बार के लिए स्थापित किया गया था, ताकि ब्रिटिशर्स की जो डिमांड है, चाहे वो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, चाहे वो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, मतलब कि उनके आर्थिक तथा राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ही वो उद्योग स्थापित किए गए थे सिर्फ एक बार। उसके बाद उनके विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उन उद्योगों के विकास पर, उनके डेवलपमेंट पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। इसका लाभ केवल ब्रिटिशर्स को ही मिला। भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर इसके दीर्घकालिक, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए नकारात्मक प्रभाव इसके पड़े। ठीक है। यूनिट 2 का नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक है वो है औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारतीय पूंजीपति वर्ग की भूमिका, मतलब रोल ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ठीक है। औपनिवेशिक शासन जब भारत में चल रहा था तो उस दौरान भारतीय पूंजीपति वर्ग की, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास की क्या भूमिका रही। तो भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कुछ हद तक औद्योगिकरण हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा सीमित था, लेकिन उस औद्योगिकरण के दौरान भारत में एक पूंजीपति वर्ग का उदय होता है। ठीक है। हालांकि ये जो पूंजीपति वर्ग था इसकी संख्या काफ़ी कम थी,
काफ़ी कम लोग इसमें शामिल थे, लेकिन ये जो पूंजीपति वर्ग था ये काफ़ी ज़्यादा अमीर था, ठीक है, तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। न सिर्फ इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी इसने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में, ठीक है। तो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास मतलब कि भारतीय पूंजीपति वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ प्रसिद्ध लोग शामिल थे, जैसे जमशेद जी टाटा, घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास। ये कुछ पूंजीपति थे जिन्होंने कपड़ा, जूट, इस्पात तथा चीनी उद्योग में निवेश किया। कुछ स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हुई उस टाइम पर। ब्रिटिश औद्योगिक सामानों के मुकाबले भारतीय पूंजीपति वर्ग ने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया। ये उद्योग ब्रिटिश पूंजीवादी शोषण का मुकाबला करने के लिए स्थापित किए गए थे, ठीक है। कुछ स्वदेशी उद्योगों की स्थापना उस टाइम पर देखी गई। कुछ स्वदेशी उद्योग स्थापित किए गए जिनका उद्देश्य था ब्रिटिश पूंजीवादी शोषण का मुकाबला करना, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो इंडिया का शोषण कर रहे हैं फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा शोषण किया जा रहा है भारत का, उसका मुकाबला करने के लिए ही ये सब किया गया, ठीक है। एंड इन स्वदेशी उद्योगों की स्थापना में भी जो भारतीय पूंजीपति वर्ग था उसने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। पूंजीपति वर्ग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस जैसे संगठनों को आर्थिक सहायता दी, स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। 1920 के बाद उन्होंने स्वराज की मांग का समर्थन करते हुए ब्रिटिश व्यापारिक हितों के खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाई, क्योंकि जो भारतीय पूंजीपति वर्ग थे उनको पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स जो है उनका जो मेन मोटिव है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को एक उपनिवेश के रूप में प्रयोग करना है, वो भारत की भलाई नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंड इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिश व्यापारिक हितों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे हैं अपनी व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं एंड ये गलत है, तो उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ उन्होंने कदम लिया, ठीक है। उन्होंने आर्थिक नीति जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जो कि औपनिवेशिक नीतियाँ थीं, ऐसी औपनिवेशिक नीति, आर्थिक नीति जो कि शोषणकारी थी, उन सभी का भारतीय पूंजीपतियों ने विरोध किया। भारतीय पूंजीपतियों ने यानी कि इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास ने औपनिवेशिक नीतियों जैसे भारी कराधान मतलब कि जो हैवी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्होंने ब्रिटिश व्यापारिक हितों के पक्षपाती कानूनों का भी विरोध किया। वे औपनिवेशिक सरकार से भारतीय उद्योगों के लिए संरक्षण व कच्चे माल पर नियंत्रण की मांग कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो भारतीय पूंजीपति वर्ग थे इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स है वो क्या कर रहे हैं, भारत का जितना भी कच्चा माल है, जो भी रॉ मटेरियल है उसको सप्लाई कर रहे हैं अपनी कंट्री में, ब्रिटेन में, ठीक है। एंड ऐसा हो भी रहा था। वो क्या कर रहे थे, भारत में जितना भी कच्चा माल था उसको निर्यात कर रहे थे बिना किसी शुल्क के अपने देश में, ठीक है। जिससे जो भारतीय पूंजीपति वर्ग था उसको कच्चे माल की प्राप्ति हो ही नहीं रही थी। एंड अगर उसको कच्चे माल की प्राप्ति नहीं होगी तो वो क्या करेगा, उत्पादन नहीं कर पाएगा, खुद के उद्योगों को नहीं चला पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो भारतीय पूंजीपति थे उन्होंने कहा कि उनको भी भारतीय उद्योगों के संरक्षण के लिए तथा अपने उद्योगों के विकास के लिए कच्चा माल चाहिए, कच्चे माल पर नियंत्रण चाहिए। अभी उस टाइम पर जो भी कंट्रोल था वो मटेरियल पर, कच्चे माल पर जो भी नियंत्रण था वो ब्रिटिशर्स के पास था, लेकिन अब जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास थी वो भी अवेयर हुई। भारतीय पूंजीपति वर्ग जो है वो भी अब जागरूक हुआ तथा उसने भी अपने अधिकारों की मांग की। भारतीय कच्चे माल पर नियंत्रण की उन्होंने मांग की एंड उनकी मांग जो थी वो लेजिटिमेट भी थी, वैध भी थी, क्योंकि वो जो कच्चा माल था वो भारत में ही उत्पन्न किया जा रहा था, भारत से ही प्राप्त हो रहा था, तो इसलिए भारतीय उद्योगपतियों का उस पर पहला हक होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो व्यापारिक नीतियाँ थी जो कि शोषणकारी थी उन पर आवाज़ उठाई, ठीक है। कुछ स्वदेशी संगठनों का निर्माण किया गया। भारतीय पूंजीपतियों ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल यानी कि इंडियन मर्चेंट चैम्बर तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI जैसे संगठनों की स्थापना की। इन संगठनों ने भारतीय उद्योगपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व किया।
इसके अलावा पूंजीपति वर्ग ने भारतीय श्रमिकों के शोषण का भी सहारा लिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है, जो कि उस टाइम पर उन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ। ठीक है, भारतीय पूंजीपति वर्ग ने कहा कि भारतीय श्रमिकों का जो शोषण अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा है वो गलत है तथा उस शोषण पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, हालांकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने श्रमिकों की मांगों का समर्थन किया, उनकी स्थिति सुधारने की बात की। भारतीय पूंजीपति वर्ग जो था उन्होंने इस चीज़ पर भी अपनी आवाज़ उठाई कि जो भारतीय श्रमिक हैं उनकी जो डिमांड है कि उनके काम के घंटे कुछ कम होने चाहिए, उनको कार्यस्थल पर स्वच्छ जल तथा साफ वातावरण मिलना चाहिए, इन सारी मांगों को पूरा किया जाने पर उन्होंने अपना जोर दिया। ठीक है, भारतीय पूंजीपति वर्ग ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मतलब आज़ादी के लिए जो लड़ाई हो रही थी उस दौरान श्रमिकों की मांगों का भी समर्थन किया तथा श्रमिकों की स्थिति को सुधारने की भी बात कही। भारतीय पूंजीपतियों ने ब्रिटिश कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती दी तथा स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया। उन्होंने भारत के आर्थिक स्वावलंबन की नींव रखी। तो इस तरीके से ब्रिटिश व्यापारिक हितों के अगेंस्ट खड़े होने में, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में भारतीय पूंजीपति वर्ग ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। निष्कर्ष देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय पूंजीपति वर्ग ने आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक इसलिए क्योंकि उन्होंने उद्योगों को शुरू किया, उद्योगों को स्थापित किया तथा उद्योगों के विकास पर भी उन्होंने अपना ध्यान दिया, जोर दिया उस पर। ठीक है, एंड राजनीतिक इसलिए क्योंकि भारतीय राजनीति में भी उन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया, काफ़ी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई भारतीय राजनीति में। ठीक है, तो इस तरीके से औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारतीय पूंजीपति वर्ग की, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास की हमको बहुत ही मुख्य भूमिका देखने को मिली आर्थिक व राजनीतिक रूप से। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ राजनीतिक नेताओं का भी समर्थन किया, स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, आर्थिक रूप से सहायता देने में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई तथा स्वदेशी उद्योगों, स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के लिए भी उन्होंने निरंतर कार्य किया। उन्होंने न केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना समर्थन देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से भारतीय पूंजीपति वर्ग की भी एक अनोखी भूमिका रही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तथा 19वीं शताब्दी में। आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से यूनिट 2 हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।